प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 का निबंध देखेंगे। इसका हम पार्ट सेकंड देखेंगे। इसका पहले हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, जिसमें हम सेक्शन ए में 3 निबंध तथा सेक्शन बी में 3 निबंध को कवर कर चुके हैं। अब इसमें हम सेक्शन सी में भी 3 निबंध को देखेंगे। इन निबंधों को हमको 700 शब्दों में लिखना रहता है, जो कि 50-50 मार्क्स के 3 निबंध आते हैं। टोटल पूर्णांक 150 रहता है। तो आइए हम देखते हैं कि तीसरा निबंध सेक्शन सी से हम तीनों निबंध को देखते हैं। टॉपिक है इंडियाज़ ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। 700 शब्दों में है। सर्वप्रथम भूमिका देखते हैं। पिछले एक दशक में भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव न केवल बढ़ा है, बल्कि उसकी मान्यता भी प्रबल हुई है। आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में मीडिया और रणनीति का संतुलन भारत को वैश्विक मानचित्र पर एक विश्वसनीय और सक्रिय साझेदार बना रहा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लोकप्रियता अब कोई कल्पना नहीं, बल्कि यथार्थ के रूप में उभर कर सामने आई है। आर्थिक उदारीकरण और विकास। 1991 में आर्थिक उदारीकरण ने भारत को वैश्विक निवेशकों के रडार पर ला खड़ा किया। इसके बाद मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों ने भारत को वैश्विक निवेश और नवाचार केंद्र बनाया। विकास की दर और विदेशी निवेश में सुधार ने भारत की आर्थिक विश्वसनीयता बढ़ा दी है। दूसरा, सामरिक और राजनीतिक भूमिका। भारत का नेतृत्व G20, क्वाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में प्रभावी हुआ है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता, क्वाड के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक सहयोग, संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर अस्थायी सदस्यता की दिशा में भारत दखलगिरी मजबूत हुई है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, विज्ञान तकनीकी में उपलब्धियां। इसरो का मिशन मंगलयान, चंद्रयान और इसरो उपग्रह प्रक्षेपण ने वैश्विक स्तर पर भारत को तकनीकी रूप से सक्षम दिखाया है। भारतीय वैज्ञानिक अब अंतरिक्ष और डिजिटल टेक्नोलॉजी में विश्वसनीय साझेदार हैं। चौथा पॉइंट है सांस्कृतिक कूटनीति, सॉफ्ट पावर। भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद, भारतीय भोजन, फिल्म, संगीत, नृत्य व्यापक रूप से वैश्विक रूप से लोकप्रिय हैं। इंटरनेशनल योगा डे का वैश्विक स्वीकृति, बॉलीवुड, भारतीय रसोई और परिधान कला, इन सब ने सॉफ्ट पावर के जरिए भारत की लोकप्रियता बढ़ाई है। पांचवा पॉइंट है विकास, सहयोग और मानवीय सहायता। भारत ने विकासशील देशों में स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और शिक्षा के क्षेत्र में सहायता प्रदान की है। अफ्रीकी देशों को टीकाकरण, कृषि तकनीक और अवसंरचना सहयोग। कोविड-19 के दौरान वैक्सीन मैत्री पहल से वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ी। अगला पॉइंट देखते हैं चुनौतियां और आलोचनाएं। हालांकि भारत की स्थिति मजबूत हुई, फिर भी चुनौतियां हैं। विदेश नीति में स्पष्टता की कमी। कुछ मुद्दों में भारत की नीतियां अस्पष्ट रही हैं। आंतरिक मानवाधिकार मुद्दे, धार्मिक असहिष्णुता और मीडिया स्वतंत्रता को लेकर आलोचनाएं दिल्ली की स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा आधारित तनाव जो सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ाते हैं। सातवां रणनीतिक सुझाव, नव नियंत्रण और सतत नीतियाँ, सतत विकास, हरित ऊर्जा और तकनीक नवाचार पर ध्यान केंद्रित नीतियाँ। अगला पॉइंट विकास कूटनीति का विस्तार, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया एवं लैटिन अमेरिका में मेड इन इंडिया और शिक्षा स्वास्थ्य निवेश को बढ़ावा। सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करना, विदेशी शिक्षा संस्थानों, भाषा केंद्रों, भारतीय संस्कृति संस्थान की संख्या बढ़ाना। चौथा मानवाधिकार और लोकतंत्र में सुधार, इससे भारत का नैतिक आधार मजबूत होगा और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास बढ़ेगा। निष्कर्ष देखते हैं, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विश्वसनीय साझेदार, तकनीकी नव प्रवर्तक और सांस्कृतिक दूत के रूप में अपनी नई पहचान बनाई। इसका लाभ तभी स्थिर रहेगा जब नीतियाँ संविधानात्मक मूल्यों,
सामाजिक न्याय और न्यायसंगत विकास से समर्थित हो, तब भारत न केवल लोकप्रिय होगा बल्कि वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा सकेगा। अब अगला हम देखेंगे, दूसरा निबंध है ग्लोबल वार्मिंग भविष्य का संकट। इसे हम देखेंगे 700 शब्दों में। सर्वप्रथम हम भूमिका देखते हैं। धरती हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है बल्कि यह हमारे बच्चों से उधार ली गई है। कहावत है, अमेरिकी मूल निवासी कहावत है। ग्लोबल वार्मिंग केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं बल्कि भविष्य की समस्त मानवता पर मंडराता गंभीर संकट है। औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई, कार्बन उत्सर्जन और संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने पृथ्वी के संतुलन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो यह संकट आने वाले पीढ़ियों के लिए अस्तित्व का प्रश्न बन जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग वह स्थिति है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों जैसे CO2, CH4, N2O आदि का अत्यधिक उत्सर्जन, जो सूर्य की गर्मी को पृथ्वी पर रोक लेते हैं और तापमान में वृद्धि करते हैं। प्रमुख कारण क्या है? पहला देखते हैं, औद्योगिकीकरण और ऊर्जा उत्पादन। कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से भारी मात्रा में CO2 उत्सर्जित होता है। दूसरा, वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, उनकी कमी से कार्बन संतुलन बिगड़ता है। तीसरा, वाहनों की संख्या में वृद्धि। ट्रैफिक में बढ़ोतरी से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें अधिक मात्रा में मिलती हैं। चौथा, कृषि और पशुपालन। चावल की खेती और मवेशियों से निकलने वाली मीथेन गैस भी तापमान वृद्धि का कारण बनती है। पाँचवा, औद्योगिक कचरा और प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक जलाने से जहरीली गैसें उत्सर्जित होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम देखते हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन। अत्यधिक गर्मी, बर्फबारी की कमी, अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसी चरम स्थितियाँ बढ़ गई। ग्लेशियर पिघलना और समुद्र स्तर में वृद्धि। हिमालय, अंटार्कटिका और आर्कटिक में बर्फ तेजी से पिघल रही, जिससे समुद्र स्तर बढ़ रहा और तटीय क्षेत्र डूबने की कगार पर हैं। तीसरा, जैव विविधता को खतरा। प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, जिससे कई प्रजातियां विलुप्ति की ओर बढ़ रही हैं। कृषि उत्पादन में गिरावट। फसलों की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। पाँचवा, स्वास्थ्य समस्याएं। गर्मी से होने वाली बीमारियां, जल जनित रोग और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। भारत की स्थिति। भारत विश्व के सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देशों में एक है, परंतु इसकी जनसंख्या आधारित उत्सर्जन दर कम है। फिर भी भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल है। उदाहरण, असम में बाढ़, महाराष्ट्र में सूखा, उत्तराखंड में भूस्खलन। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के संकेत हैं। समाधान और प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सीमित रखने का लक्ष्य रखता है। UNFCCC, IPCC जैसे संगठन समाधान की दिशा में कार्य कर रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन NAPCC, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA भारत के नेतृत्व में, ऊर्जा संरक्षण नियम, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, अपशिष्ट प्रबंधन आदि। व्यक्तिगत स्तर पर ऊर्जा की बचत, पौधरोपण, प्लास्टिक का कम प्रयोग, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, जागरूकता बढ़ाना, सतत विकास की भूमिका। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए सतत विकास को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इसमें आर्थिक वृद्धि को पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक समानता के साथ संतुलित करना होता है। हरित ऊर्जा का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पुनर्चक्रण और कचरा प्रबंधन, जल और भूमि की रक्षा आदि। निष्कर्ष देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक धीमा लेकिन विनाशकारी संकट है, जिसे अनदेखा करना आत्मघाती होगा। इसके समाधान के लिए विश्व को साझा उत्तरदायित्व, नीतिगत प्रतिबद्धता और जनसहभागिता के साथ कार्य करना होगा। यदि हम अभी नहीं चेते तो भविष्य केवल संकट और संघर्ष का मैदान बन जाएगा। समय की मांग है कि हम प्रकृति के साथ सद्भाव से जीना सीखें और अपनी धरती को बचाएं। साथियों, आज हम तीसरा निबंध देखेंगे, जो कि लास्ट निबंध है, चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ टेररिज्म। ठीक, आतंकवाद के बदलते आयाम। भूमिका। आतंकवाद किसी धर्म, जाति या राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता, यह केवल मानवता के विरुद्ध एक अपराध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव। यह केवल मानवता के विरुद्ध एक अपराध।
21वीं सदी में आतंकवाद की प्रकृति और स्वरूप में तीव्र परिवर्तन देखा गया। पहले जहां आतंकवाद मुख्यतः क्षेत्रीय और राजनीतिक उद्देश्यों तक सीमित था, आज यह अंतर्राष्ट्रीय, साइबर, वैचारिक और जैविक आयामों को भी समाहित कर चुका है। यही कारण है कि आतंकवाद को अब केवल सुरक्षा का नहीं बल्कि वैश्विक अस्तित्व का संकट माना जा रहा है। आतंकवाद पारंपरिक परिभाषा। आतंकवाद वह संगठित हिंसात्मक गतिविधि है जिसका उद्देश्य डर फैलाना, राजनीतिक या धार्मिक मांगें मनवाना, सरकार को कमज़ोर करना या जनता के मन में असुरक्षा उत्पन्न करना होता है। आतंकवाद के बदलते आयाम। साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म। अब आतंकवादी इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। भ्रामक प्रचार, फेक न्यूज़, डीप फेक, ऑनलाइन भर्ती और कट्टरता फैलाना, संवेदनशील डेटा को हैक करना, डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे बैंक, रेलवे, पावर ग्रिड को निशाना बनाना। लोन वुल्फ अटैक, सिंगल मैन टेररिज्म। ऐसे हमले जिनमें कोई अकेला व्यक्ति बिना किसी संगठन के कट्टरपन से प्रेरित होकर हमला करता है, इसे रोक पाना अधिक कठिन होता है। तीसरा, बायो टेररिज्म, बायोलॉजिकल टेररिज्म। संक्रामक वायरस या जैविक हथियारों से आतंक फैलाना। कोविड-19 के बाद जैविक हथियारों को लेकर चिंता और बढ़ गई। चौथा, ड्रोन आतंकवाद। अब आतंकवादी सीमाओं के पार से ड्रोन के माध्यम से विस्फोटक, हथियार या मादक पदार्थ भेजते हैं। पांचवा, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से फंडिंग। आतंकियों को वित्तीय सहायता अब डिजिटल माध्यमों से की जा रही जो ट्रैक करना मुश्किल है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य। 9/11 का हमला यूएसए में हुआ था। पेरिस बम धमाके। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी। अफ्रीका में बोको हराम और अल शबाब, ये सब वैश्विक आतंकवादी की जटिलता को दर्शाते हैं। वैश्विक संगठन। ISIS, AI, अलकायदा, तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा, बोको हराम आदि अब अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में जुड़े हैं। भारत की स्थिति। भारत लंबे समय से आतंकवाद से प्रभावित रहा है। कश्मीर घाटी में सीमा पार आतंकवाद। 26/11 मुंबई हमला। पुलवामा घाती हमला 2019। पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उग्रवाद। भारत को विशेष रूप से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद, घरेलू कट्टरपंथ और साइबर कट्टरता जैसी बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनौतियां क्या हैं? पहला, तकनीकी बढ़त। आतंकवादी अब तकनीकी रूप से अत्याधुनिक हो गए हैं। दूसरा, फंडिंग नेटवर्क का पता लगाना कठिन। क्रिप्टो और हवाला नेटवर्क के कारण ट्रैकिंग मुश्किल है। तीसरा, राजनीतिक संरक्षण। कुछ राष्ट्र आतंकवाद को रणनीतिक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। चौथा, वैचारिक कट्टरता और सामाजिक ध्रुवीकरण। सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को ब्रेनवॉश किया जाता है। पांचवा, समाधान। अब देखते हैं साथियों समाधान। पहला, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। सूचना साझा करना, संयुक्त अभ्यास और वैश्विक कानूनों का निर्माण जरूरी है। दूसरा, प्रौद्योगिकी का जवाब। प्रौद्योगिकी से AI, बिग डाटा, फेशियल रिकग्निशन और साइबर निगरानी का उपयोग कर आतंकवाद का मुकाबला किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, कट्टरता के विरुद्ध शिक्षा और संवाद। मदरसों, धार्मिक संगठनों और समाज को मिलकर काम करना होगा ताकि युवाओं को गुमराह होने से बचाया जा सके। चौथा, फंडिंग पर नियंत्रण। FATF जैसी संस्थाओं को सशक्त बनाकर आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाई जा सकती है। भारत की पहल। NIA, UAPA कानून, साइबर अपराध यूनिट, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र NCTC, सर्जिकल स्ट्राइक 2016 और एयर स्ट्राइक 2019 जवाबी कार्रवाई के उदाहरण हैं। निष्कर्ष क्या देखते हैं? आतंकवाद अब केवल हथियारों से नहीं, विचारों, तकनीक और आर्थिक संसाधनों से भी लड़ा जा रहा है। इसके बदलते स्वरूप को पहचानना और उसके अनुसार रणनीति बनाना समय की मांग है। यदि वैश्विक समाज अब भी विभाजित रहा तो सांस्कृतिक, आर्थिक और मानवीय संकट में बदल जाएगा। आतंकवाद को केवल बल से नहीं बल्कि नीति, संवाद, सहयोग और सतर्कता से पराजित किया जा सकता है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने सेक्शन C के तीनों निबंध को कवर किया। अब इसके आगे हम अगले भाग में हिंदी का पूरा हल लेकर आएंगे। आप वीडियो को देखने के लिए विद्या संकल्प बाई MK सर के YouTube चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में आप दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस प्रकार से हम वीडियो लाते रहेंगे।
और जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 का भी सॉल्यूशन हम इसी चैनल पर उपलब्ध कराएंगे और कंटिन्यू ऐसे हमारे वीडियो आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।